नमस्कार। संदेश खाली पश्चिम बंगाल। शाहजहां जो दानव बना, उसके पीछे सिर्फ तृणमूल ही नहीं, वामपंथी और स्थानीय लोगों का हाथ भी है। तृणमूल तो दोषी है ही, लेकिन तृणमूल अकेला नहीं है। वामपंथी भी उतने ही गुनहगार हैं और स्थानीय लोगों की बेवकूफी भी उतनी ही जिम्मेदार है कि इसको एक दानव दैत्य बनाया। कौन कौन है जिम्मेदार? यह तो एक गरीब मजदूर से एक कुख्यात अपराधी तक का रास्ता। वो क्या था? एक गरीब मजदूर था और वहां से तय किया रास्ता कहां तक? एक कुख्यात अपराधी। यह शाहजहां शेख के उत्थान और पतन की अति रोचक कहानी है, लेकिन इसमें शिक्षा यह भी है कि सिर्फ एक व्यक्ति या एक फैक्टर नहीं होता, बहुत से फैक्टर होते हैं। इसकी अपनी गलती तो बहुत है। एक अहंकार, एक घमंड, एक जिद और एक लालच, जल्दी पैसा कमाना, यह तो है ही। तृणमूल की गलती है, वामपंथियों की गलती है, लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ साल पहले जो बेवकूफी की है उसकी भी गलती है। तो पूरा कहानी सुनाते हैं शाहजहां का, कैसे एक गरीब मजदूर एक कुख्यात अपराधी बना। शाहजहां शेख के माता पिता गरीब मजदूर कमाने वाले थे, बहुत ही गरीब थे। कुछ कमाते थे, कुछ खाते थे, एकदम पूरे गरीब। एक छोटी झोपड़ी में एक पैसा उनका संचय नहीं था, सेविंग्स नहीं था। रोज कमाते थे, रोज खाते थे, एक मजदूर थे। कभी वो ईंट के वो इसमें काम करते थे, कभी दूसरे जगह काम करते थे। वो एक मजदूर की तरह बहुत ही गरीब थे। अब ये 80 का दशक है, 1980s। वहां पर बहुत से गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। आजकल जितना भी रिमोट एरिया हो, जितना भी गरीब हो, जितना भी अनपढ़ हो, बच्चों को स्कूल भेजते हैं या बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जितना भी गरीब, जितना भी रिमोट, जितना भी अशिक्षित परिवार हो, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन 1980s में बहुत से गरीब अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते थे। अतः शाहजहां शेख को अच्छी शिक्षा नहीं मिली। प्रैक्टिकली वो इलिटरेट ही है। शायद कुछ पढ़ा होगा, लेकिन वह प्रैक्टिकली अशिक्षित है, उसको एजुकेशन है ही नहीं। और यह मानता है कि एजुकेशन नहीं है। यह नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक एफिडेविट में कह दिया मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ऐसे नहीं है। वो मानता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। वह एफिडेविट भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं है। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता वे क्या करते हैं? एफिडेविट दे देते हैं, आई एम एन इंजीनियर, एफिडेविट दे दिया। लेकिन यह ऐसे नहीं किया, इतना तो मानना पड़ेगा। वह अपने चाचा का यहाँ बड़ा हुआ। यह बहुत बड़ा है कि पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो बहुत से संस्कार नहीं मिलते हैं। चाचा कहें आप, चाचा चाची को क्या पड़ा है भाई? वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है? अगर माता पिता होते तो ज्यादा ख्याल रखते, बचपन से ज्यादा ख्याल रखते। माता पिता से ज्यादा अच्छा अभिभावक हो ही नहीं सकता। तो माता पिता से बढ़िया तो हो नहीं सकता। अब माता पिता से दूर हैं, यह बहुत बड़ी फैक्टर है। उनके नाना मुस्लिम शेख एक ग्राम पंचायत सदस्य थे और इस तरह उनका कुख्यात राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ। उस वक्त राजनीति पूरा ही हिंसा पर, ये उस पर आक्रमण करते थे, ये इस पर आक्रमण करते थे। वह कांग्रेस क्या करता था? सीपीएम पर आक्रमण करता था, सीपीएम कांग्रेस पर आक्रमण करता था। जब भी एक डेड बॉडी मिलता था, दोनों कहते थे नहीं नहीं ये मेरा सपोर्टर है। तो यही तो चलता था कांग्रेस और सीपीएम में। तो यही राजनीति में क्षेत्र में प्रवेश हुआ, दिमाग में घुस गया, राजनीति मतलब हिंसा, यही दिमाग में घुस गया। शुरू में उन्होंने स्थानीय राजनीतिक नेताओं के लिए, जो लोकल लीडर्स थे, उनके पिता सॉरी उनके नाना भी एक मुस्लिम शेख एक ग्राम पंचायत थे, तो इस तरह जो लोकल लीडर्स थे उनके लिए छोटे छोटे काम करता था। कभी चाय बिस्कुट लेता था, कभी कुर्सी अरेंज करता था, कभी कुर्सी दे, तो इस तरह के काम करता था। तो एक अत्यंत वफादार पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उसने अपने को स्थापित किया। जब भी आता था दौड़ कर चलो चाय बिस्कुट लाओ, चादर बिछाओ, कुर्सी लगाओ। तो इस तरह के काम करके, नहीं भाई ये वफादार लड़का है, इस तरह का एक इमेज बन गया। यह राजनीतिक माहौल में यह बहुत ही अत्यंत मेहनती है और बहुत ही वफादार है।
जल्द ही उन्होंने खुद ही एक राजनीतिक दादा बनकर बहुत अमीर बनने का विचार किया। देख रहा है भाई ये तो कैसे अमीर बनते हैं दूसरे लोग। दूसरे लोग चाहे वो कांग्रेस के हों या वामपंथी हों या सीपीएम, ये लोग तो जल्दी अमीर बन जाते हैं। तो चलो हम भी अमीर बनते हैं, हम भी दादागिरी करते हैं, हम भी राजनीतिक में दादा बनकर हम भी चलो पैसा कमाते हैं। वे वामपंथी पार्टी के दिन थे और कुछ हद तक साहस और कुछ हद तक चाटुकारिता के माध्यम से खुद को एक ऐसे सदस्य के रूप में स्थापित किया जिससे उनके गांव में डर और खौफ था। अब हर टाइम पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, सीपीएम से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से, क्या होता है भाई ये तो दादा है। लोग डरते हैं, लोग खौफ, और जितना लोग डरते हैं इनका हिम्मत और बढ़ जाता है, या और पतन की ओर इनका घमंड और बढ़ जाता है। देखिए सब मुझसे डरते हैं, सब मैं जो कहता हूँ करते हैं, सब भाई सलाम करते हैं, चलो इनका और घमंड बढ़ गया क्योंकि दूसरे लोग डर और खौफ में थे। वह बाइक पर हथियार और रिवॉल्वर लेकर घूमता था। उसके पास हमेशा रिवॉल्वर या बंदूक रहता था, हमेशा रिवॉल्वर लेकर, और रिवॉल्वर दिखता था। ऐसा छोटा जामा पहनता था, ऐसा छोटा शर्ट पहनता था कि जीन्स पॉकेट में रिवॉल्वर दिखना चाहिए, तब लोग कहेंगे भाई हाँ ये कुछ माने बहुत ही इज्जतदार, यानी ये गुंडा है, ये दादा है, रिवॉल्वर लेकर आता है, किसकी हिम्मत है। और अब क्या हुआ, कई स्थानीय लोगों ने विभिन्न विवादों में उसके हस्तक्षेप की मांग की। यह पहला गलती लोकल लोगों ने किया। लोकल लीडर्स तो गड़बड़ करते ही थे, लोकल लोगों ने कहा भाई पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट में केस होता है, बहुत दिन होता है, चलो इसके पास जाते हैं, यह जल्दी मामला निपटा देता है। तो विवाद जब होता था, खासकर जमीन के बारे में विवाद होता था, तो यह कहते थे शाहजहां शेख आकर हस्तक्षेप करें और उनका विवाद निपटा दें। तो इस प्रकार उसका अहंकार बढ़ गया। तो कहते हैं भाई दूसरों का जब जमीन का विवाद मिटाना है तो हम भी अपना विवाद खड़ा करते हैं, हम ही जमीन दखल कर लेते हैं। तो यह लोकल लोगों की सबसे पहली, अशिक्षित लोग थे तब, वहां शिक्षा नहीं था, तो क्या होता था, वे कहते थे भाई पुलिस में जाकर बहुत देर लगता है, चलो इनको बोलते हैं जल्दी मामला कर देगा। बस अपने रिवॉल्वर लेकर जाता था, भाई भाई ये कर दो, वह रिवॉल्वर को दे के डर से कहता हाँ भाई कर देंगे। तो इस तरह वो लोकल लीडर्स जाते थे और अपना अहंकार और आत्मविश्वास बढ़ गया, चलो हम तो एकदम वीआईपी हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। ये नहीं जानता था कि उसको इज्जत नहीं, उसको रिवॉल्वर से डर कर उसे कहते हैं हाँ भाई तुम जो बोलोगे करेंगे, इसको यह मालूम नहीं है। तो ये अपना रिवॉल्वर के बल पर सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता था और ये खुद ही प्रॉब्लम में फंस गया। उसे मछली पालन में रुचि हुआ, चलो मछली पालते हैं, कैसे पालते हैं भाई, तो डरा धमकाकर दूसरों की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। दूसरों का जमीन है, डरा धमकाकर, रिवॉल्वर तो है ही, एक थोड़ा सा एरिया ले लिया, चलो वहीं पर मछली पालन करते हैं। तो दूसरों का जमीन कब्जा करना, रिवॉल्वर डरा धमकाकर इसने शुरू किया मछली पालन। और एक स्थानीय पार्टी नेता के माध्यम से आप आयात निर्यात भी शुरू कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। पहले तो इलीगल जमीन दखल करता था, इलीगल मछली पालन करता था, उसके बाद वह आयात निर्यात भी शुरू कर दिया। और इस प्रकार वित्तीय अपराध यानी फाइनेंशियल फ्रॉड स्टार्ट हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी शुरू हुई, यानी अब ब्लैक मनी भी आने लगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, हवाला के रूप से कैसे पैसे इधर उधर करते हैं, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गड़बड़ी करते हैं, अब ये चीज भी आ गया और इसीलिए ईडी गया। लेकिन उसने अपनी हदें पार कर दी। होता है भाई, अपराध करते करते आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, अब आप अपने आप को माने भगवान समझने लगते हैं कि हम जो करेंगे वही होगा। तो अपनी हदें भूल गया था, अपनी सीमा भूल गया था, और राशन की आपूर्ति हड़पने का दुस्साहसिक घोटाला शुरू कर दिया। राशन का जो माल आता था, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो चावल गेहूं, अब उसको बेचना शुरू किया। जब ईडी जांच करना आया तो एक तो ये बेवकूफ है, एक शिक्षा नहीं है, घमंड है और घबराहट, अरे ईडी आ गया, घबराया। तो घबराहट में क्या किया, बेवकूफी, सबसे बड़ा बेवकूफी, ईडी पर ही हमला कर दिया।
यह बेवकूफी था, नर्वस था, घबराया हुआ था, लेकिन मूर्ख था और यहाँ घमंड था। क्या करें, चलो लोकल कुछ गुंडे लेकर ईडी पर ही हमला कर देते हैं। और यह सबसे उसका गलत कदम, इसी से उसका गड्ढा में गिरना शुरू हुआ। वह एक जगह छिपा हुआ था जब पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन जिस जगह जिस दोस्त के यहाँ छिपा हुआ था, उसी ने उसका पोल खोल दिया। क्योंकि वह दोस्त नहीं था, वह रिवॉल्वर के डर से उसको घर में शरण दिया था। वह सोच रहा है भाई ये तो हमारे दोस्त हैं, ये कुछ करेंगे नहीं, हम जो कहेंगे वही करेंगे। अरे वो दोस्त नहीं है, वह रिवॉल्वर के डर से तुम्हें जगह दे रहा है। जैसे ही देखा तो अब पुलिस को इत्तला कर दो, बस उसका पोल खोल दिया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने आकर गिरफ्तार कर लिया और बाद में सीबीआई को सौंप दिया। काम खत्म। इस प्रकार एक घमंड, अहंकारी, एक मिसगाइडेड, गलत राह पर चला गया था, पथ भ्रष्ट हो गया था। सिर्फ अपने कारण तो है ही, लेकिन लोकल लोगों की वजह से और लोकल पार्टी की वजह से, जिस पार्टी में सिर्फ तृणमूल ही नहीं, लेफ्ट फ्रंट सीपीआई सीपीएम भी शामिल था, वामपंथी भी शामिल थे, उन सब का मिली जुली इतना बड़ा तोहफा है कि यह अपराध और भ्रष्टाचार की दुनिया में गया, लेकिन उसका काल्पनिक साम्राज्य का अंत हो गया और आखिर अब अभी सीबीआई के कस्टडी में है। अब ईडी भी आने वाला है, मनी लॉन्ड्रिंग केस अभी ईडी भी आने वाला है और इसको अभी कोई राहत नहीं है। एक गलत कदम, घमंड और अहंकार, एक गलत कदम, लालच, पैसे का लालच, एक गलत कदम। चलो इन पॉलिटिकल बॉसेस पर विश्वास करो, ये हमें संरक्षण देंगे। और एक गलत कदम जो रिवॉल्वर के डर से आपकी बात मानता है, आप सोचते हैं ये मेरा बड़ा इज्जत करता है, तो यही गलती से आप इसका गड्ढा में गिरना हुआ और इनका काल्पनिक साम्राज्य, अपराध भ्रष्टाचार का महल चकनाचूर हो गया और यह फंस गया ईडी के पास। तो हम फिर पूछेंगे कौन है जिम्मेदार? यह तो जिम्मेदार है ही इसके पेरेंट्स, जिन्होंने चाचा के यहाँ भेज दिया, इसके नाना, जिन्होंने कहा भाई चलो तुम पार्टी का काम करो, भाई उसके स्कूल भेज देते, पार्टी का काम कराने लगा। वह लेफ्ट फ्रंट, जो इसको दिमाग में घुसाया चलो हिंसा से ही पार्टी की राजनीति होती है और इसी से हम अमीर बन सकते हैं। और तृणमूल, जिसने उसको संरक्षण दिया, और लोकल लोग, लोकल जनता जो कहते भाई इसके पास जाओ, ये हमारा मामला निपटा देगा, जितना भी विवाद है, जितना भी डिस्प्यूट है, इसके पास जाने से ये जल्दी से मामला सॉल्व कर देता है। जो लोकल लोग इसके पास आते थे, तो यह सिर्फ अकेला ही जिम्मेदार नहीं है, पार्टी भी जिम्मेदार है, पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है, लेकिन लोगों की बेवकूफी भी जिम्मेदार है कि आपने इसका मूल्य इतना बढ़ा दिया, अहंकार इतना बढ़ा दिया कि आपने आपको एकदम वीआईपी समझने लगा। तो यह शिक्षा है हमारे लिए कि कभी भी गलत काम करने से कभी सही अंजाम नहीं होता है। घातक है प्रत्येक बुराई, हो कितनी ही छोटी, यही हमें समझना है। बुराई और गलत कदम कभी अच्छे परिणाम नहीं देते। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।